जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? यानी कि इलाहाबाद की संधि देखो 1765 ईस्वी में हुआ था, सही बात है भाई। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था, आपका ये भी सही है। लेकिन एका आंदोलन 1920 1919-20 दिया गया, ये गलत, थोड़ा सा गलत, ज़्यादा गलत नहीं है। एका आंदोलन जो आपका चला था 1921-22 के दौरान चला था आपका, ठीक है। और ये किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। किसके द्वारा चलाया गया था भाई? किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। और ये आंदोलन क्यों चलाया गया था? काफ़ी ज़्यादा जो है लगान जिसको बोलते थे उस टाइम पे, वो जो है गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना, ठीक है, कर लगा दिए थे, गैर कानूनी से किसानों से खेत छीन रहे थे, ये सब चीज़ें चल रही थी, तो ये लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है भाई। ज़्यादातर स्टार्टिंग में जो आंदोलन हुए थे उस टाइम पे वो ज़्यादातर लगान को लेकर के, इन्हीं सब चीज़ों को जो लेकर के थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया भाई? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था, मैंने आपको हमेशा बताया था, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का था वो आर्थिक जीवन से या धार्मिक जीवन से या सामाजिक जीवन से नहीं संबंधित था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, याद रखिएगा, वो राजनीतिक जो नीतियां हैं, ठीक है, कहते हैं ना भाई, अमित शाह को सब कहते हैं, वो दूसरा कौटिल्य। हाँ, तो जो राजनीतिक नीतियां हैं उससे संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कह सकते हैं मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख स्रोत है। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें टोटल 15 पार्ट है, 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं। चलिए भाई ये याद रखिएगा। इसके अलावा उस टाइम की अगर हम बात करते हैं, मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख स्रोत इंडिका भी माना जाता है, ठीक है। मैंने मौर्य प्रशासन के प्रमुख स्रोतों की बात करते हैं, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा था, ठीक है, वो आया था इंडिया घूमने के लिए आया था, और उसने मौर्य प्रशासन के टाइम पे आया, मौर्य काल के टाइम पे आया था, उसने सब कुछ लिखा था। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था भाई? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? पानीपत का पहला लड़ाई था आपका, वो कौन सा था? 1526 ईस्वी, ठीक है। बाबर इब्राहिम लोदी पानीपत का पहला जो है कह सकते हैं युद्ध, तो इसमें हराया था। तो आपका बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए भैया। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त और आपका स्कंदगुप्त। चलिए भाई कालक्रम के हिसाब से बात करते हैं तो सबको पता है, गुप्त काल के जो पहले जो है शासक थे वो कौन थे भाई? श्रीगुप्त माने जाते हैं, और संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। तो यहाँ पर श्रीगुप्त सबसे पहले आएंगे, यानी कि सी से स्टार्टिंग होगा, और सी से देखो कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका सी वाला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, श्रीगुप्त। और ये श्रीगुप्त का शासनकाल चला था 335 से 75 तक चला था, ठीक है, 335 से 75 चला था। उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, 335 से आए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रामगुप्त आए थे, और स्कंदगुप्त उसके बाद आए थे। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बताइए कौन था भाई? 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर है आपका कौन था? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 ईस्वी में, तब वेंसी टॉर्ट, ठीक है, वेंसी टॉर्ट जो है बंगाल का गवर्नर था। चलिए भाई, और बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। कई बार आपके पेपर में ये उल्टा घुमा के हो जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। तो दिमाग में आप आधे लोग वही ढूंढ रहे होंगे सर हेक्टर मुनरो कहाँ पर है, और रॉबर्ट क्लाइव कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे हैं कब का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी भैया? चलिए इसका जवाब जो देते चलेंगे। क्लास लाइव चल रही है, जो लोग क्लास में अभी तक जुड़े नहीं हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास में जुड़ने का प्रयास करें इस लिंक पर क्लिक करके। चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई?
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक यानी कि 1885 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं, पहली बैठक हुई थी यानी कि जब स्थापना हुई थी, तो बम्बई में। कहाँ पे हुआ था भाई? आपका मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन से भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन में टोटल 72 सदस्यों ने जो है पार्ट लिया था, भाग लिया था। सबसे जो युवा अध्यक्ष थे, अगर कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और 1886 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और दूसरे सम्मेलन का जो अधिवेशन का जो अध्यक्ष बने थे वो दादा भाई नौरोजी जी बने थे। चलिए भैया, अब लाइन से सारा याद कराऊं क्या? भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था भाई? भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो भैया भूदान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो विनोबा भावे साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 8 9। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो है आपका कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चलिए भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था भाई? वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था भाई? आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन जो आपका कब हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1942 में आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अभ्रक किस राज्य में, जिसको माइका बोलते हैं, किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है भाई? अभ्रक जो है किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो सी वाला साथी उत्तर करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। अभ्रक जो आपका झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है। तो झारखंड बच्चा आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है किस मतलब जो है मंडल में घटित होती है? कई बार मैंने आपको बताया था मौसमी घटनाएं जो आपकी सबसे नीचे की मंडल होती है, यानी कि अपनी तरफ से सबसे पहला जो मंडल पड़ता है क्षोभ मंडल। क्षोभ सीसा मत कर देना, क्षोभ मंडल। इस जो है कह सकते हैं मंडल में अधिकांश जो आपके मौसम परिवर्तन होते हैं, यानी कि वायुमंडल में जितने भी आपके घटनाएं हैं, जलवायु मौसम संबंधी जो हलचल है वो इसी वाले मंडल में आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे निचला स्तर आपका ये कह सकते हैं आपका ये है। इसकी ऊंचाई अगर देखा तो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका ये मंडल पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि जोजिला दर्रा जो है किनको किनको जोड़ता है भाई? जोजिला दर्रा जो है किनको किनको जोड़ता है? चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो जोजिला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो भैया याद रखिएगा ये जो है बेसिकली श्रीनगर और लेह को, जोजिला दर्रा जो आपका श्रीनगर को जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। और जोजिला दर्रा का निर्माण जो है सिंधु नदी पर हुआ है। चलिए भाई, इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्र दोनों है भाई? ऐसा कौन सा समुद्री बंदरगाह है जो बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण यानी कि दोनों है भाई? तेल परिष्करण केंद्र भी है और बंदरगाह भी है। ये कौन सा बंदरगाह है भाई? तो याद रखिएगा भाई, मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। मंगलौर कर्नाटका में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम आवाज़ आ रही है अभी? विशाखापट्टनम की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो दिया सिमारा, इनके द्वारा जो है स्वीकार किया गया। तो आपका सी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। नंबर सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र एस जेड अधिनियम प्रभावी हुआ है भाई? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा जी, आज संख्या भी काफ़ी कम है भाई।
अभी भी वीडियो कट के चल रहा है, वीडियो रुका हुआ है क्या अभी भी? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 2006। 2006 में यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। एक तो सब्सिडी सिंपल, ये सोमवार को आप लोग करते हो, सही बता रहे हैं भाई। अगर संडे को क्लास नहीं चलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सोमवार को आप लोग अलग से अपनी जो छुट्टी मना लो आप लोग, ठीक है। सोमवार को सारी क्लासें चलती हैं, तो आज मंडे है तो क्लास लाइव चल रही है, जो 12 बजे क्लास डेली लाइव चलती है। तो एटलीस्ट थोड़ा जो सो रहे हो जग जाओ और क्लास में आ जाओ, ठीक है। आधे लोग तो ऐसे ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए भाई? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो आपके प्रावधान है आपके दिए गए भाई? हाँ, सब फास्ट सर रेस्ट कर रहे हैं, जैसे लगता है आज तक हम फास्ट हुए नहीं, और फास्ट होने के बाद रेस्ट कौन करता भाई? हाँ, सबसे ज़्यादा लोग फास्ट में ही खाते हैं, पता ही नहीं तुमको। जिस दिन लोग फास्ट रहते हैं उस दिन अरे भैया आज तो हम फास्ट हैं, आज हम आलू का खाएंगे उबाल करके, आज हम मखाना खाएंगे, आज हम ये फल खाएंगे। और हमसे ज़्यादा तो वही खाते रहते हैं, उनके चक्कर में हम भी खाते रहते हैं देख देख के उनको, जो फास्ट रहते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो आपको प्रावधान दिए गए हैं? तो 21 का सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था सावधान जो आपके प्रावधान जो दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। संविधान संशोधन दिया गया और आपके यहाँ पर उससे संबंधित जो आपके अनुच्छेद दिए गए, संविधान संशोधन, जैसे अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन की बात की गई। वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 280 में किया गया। वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए 360 में दिया गया है, ठीक है। वित्तीय आपात की बात करते हैं और सब फास्ट हो जाता है, बट ये नेटा जो है नहीं फास्ट रहता, नेट ही सिर्फ सबसे ज़्यादा जो है नौटंकी करता है। चलिए भैया, तो यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन मिला रहे 4 3 2 1 वाला आपका उत्तर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी बताइए कौन है भाई? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इसका जो सही उत्तर है, जवाब जो देते हुए चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो 23 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले जो अंतिम प्राधिकारी है उच्चतम न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची संबंधित है, बताओ भाई। अगर हम इसकी बात करते तो बिल्कुल सही बात है, राज्य सूची जनगणना संघ सूची में आता है, ये भी बताया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, ये आपका चौथी अनुसूची में किया गया, द्वितीय में नहीं किया गया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। चौथी अनुसूची में है, द्वितीय में नहीं है, तो सी वाला आपका जो है गलत हो जाएगा, सी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना की आवश्यकता है भैया? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने पूर्व सूचना की जो कितने पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो यहाँ पर याद रखिए 14 दिन पहले, ठीक है। तो 14 दिन पूर्व यहाँ पर जो दिया गया है, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए, हरित गृह प्रभाव जो आपका क्या भी, हरित गृह प्रभाव जो आपका क्या है? हरित गृह प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो भैया याद रखिएगा, हरित गृह प्रभाव जो आपका यहाँ पर वैश्विक ताप में वृद्धि है, ठीक है। वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव है, तो आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। ध्यान देखिए, प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? प्लेग की बीमारी किस कारण से होती है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। प्लेग की बीमारी जो है किस कारण होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका यहाँ पर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। प्लेग जो रोग होता है एक बैक्टीरिया का नाम है, बताओ सभी लोग। पास्चुरेला, मैंने बताया था पास्चुरेला पेसिटस। ठीक है, पास्चुरेला पेसिटस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, पास्चुरेला पेसिटस, इस बैक्टीरिया की वजह से जो आपका ये होता है। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हुए चलेंगे भैया। फ्रियान टेट्राएथिलेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका क्या है? फ्रियॉन की बात करते हैं तो आपका एक प्रशीतक है, प्रशीतक ठंडा करने वाला रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका फ्रियॉन मतलब फ्रियॉन गैस होता है। टेट्राएथिलेट की अगर हम बात करते हैं तो आपका एंटीनॉक यानी कि एक अपस्फोटिरोधक कारक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करते हैं तो आपका एक कीटनाशक है, खेतों में यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक निशामक है। तो यहाँ पर देखा है तो आपका जो हो जाएगा 2 का 1 का 2 1 4 3, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चा। लाइक की संख्या की बढ़ा दो भाई, 475 लोग जुड़े हुए हो, जो कि आज कम है। लाइक की संख्या की कमी है भाई। कोलाइड विलेन के कणों का आकार होता है कितने से कितने भाई? कोलाइड विलेनों की अगर हम बात करते हैं तो इन कणों का आकार होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड विलेन के उदाहरण की बात करते हैं, जैसे आपका कोलाइडी विलेन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है दूध हो गया, स्याही हो गया, रक्त भी आपका एक कोलाइडी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डॉट 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 में जुड़े होते हैं। तो या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है तो वो देखो भैया 2 या 2 से अधिक यानी कि एक समान 2 प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? आपके समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, समानांतर क्रम का प्रतिरोध बचपन में पढ़ा होगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे चलता जाता है। और श्रेणी क्रम में होता है r बराबर r1 r2 r3 आपका होता है। तो आपका जो दिया गया डी वाला आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए भैया, एक संख्या का 32% 56 है तो वह संख्या कितनी है भाई? कोई संख्या का 32% 56 है तो वो संख्या बताओ कितनी है? मान लेते संख्या यक्स है, यक्स का 32% यानी कि 32/100 कितनी भाई? आपकी 56 है। तो संख्या कितनी भाई? देखो कैसे लगाएंगे, 8 चौका 32, 8 सते 56, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा तो ये आपका 25 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 × 7 हो जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है भाई आपका? 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा भाई। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा, 175 यानी कि आपका 175 आपका उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका? 175 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 1.34/2.68 का मान क्या होगा? अब बताओ भाई 1.34 यानी कि 2 अंक पे ऊपर 10 लो, नीचे 2 अंक पे 10 लो, 10 में 10 लो हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 134, नीचे बैठेगा 268। 134 91, 134 दोनों यानी कि 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था भैया। 1/2 आपका क्या आ जाएगा भैया? उत्तर आ जाएगा। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है जबकि समूह की सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है, तो 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब देखो भैया 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना भैया आपका? 12, माध्य मतलब औसत ही मान के चलिएगा, 12 वही होता है। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? अगर 8 संख्याओं का योग बोला जाए तो माध्य या औसत 5 दिया गया है तो योग बस इसी 5 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका योग आपका 100 हो जाएगा। और सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है। ठीक है, यानी कि 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? देखो माध्य जितना दिया होता अगर योग निकालना हो तो बस उसी 14 में, यानी कि 14 संख्या है, माध्य कितना है? 14 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 14 × 14 196 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है 6 बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा? 6 का निकालना है तो 14 में से 8 गया क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 196 में से 100 घटा दो कितना आ जाएगा? 96 आएगा। तो 6 संख्याओं का योग 96, तो माध्य निकालना है तो 96 योग है, माध्य निकालना है कितनी संख्या है? 6 है, तो 6 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा? 16 छक्का 96, तो 16 आपका उत्तर आ जाएगा। देखो बताइए 16 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ए वाला उत्तर बच्चा, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बताओ भाई क्या कोई दिक्कत है इस प्रश्न में?
कोनो दिक्कत? चलो, जो लोग स्किप कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, मतलब मुझे पूरी तरह उम्मीद है उनके ऊपर। उन वो तो दिक्कत में है और हमेशा दिक्कत में रहेंगे। वो लोग हमेशा क्या होता है ना कि इतना आसान आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आता है मैथ का, उसके बाद भी उनको क्लास को स्किप करना होता है। ठीक है, उनको लगता है क्लास को स्किप कर देंगे तो एग्जाम में भी स्किप करोगे भाई, 25 क्वेश्चन स्किप करोगे। 25 क्वेश्चन मतलब आपका सीधे आप 25 क्वेश्चन स्किप किया, यानी कि आपके पास बचा 75 नंबर। आपको क्या लगता है 75 में 5 क्वेश्चन रीजनिंग भी आता है, तो आधे लोग रीजनिंग भी स्किप कर देते हैं, तो बचा 70 क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है ये 70 क्वेश्चन जो आपका जी की जीएस का है, इसमें 70 में 70 लेके आ जाओगे तो भी पास नहीं होगे। इस बार इतना कंपटीशन है कि अगर ये बार 70 में 70 मार भी दिए तो भी फेल रहोगे, ये मान के चलो भैया। 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं। तो आपको इस बार तो फोकस करना ही करना है मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत भयंकर जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो आपका, x बराबर 9 दिया गया है, y बराबर इतना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/3 -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो x स्क्वायर, x का मान 9 है तो x स्क्वायर यानी कि 9 9 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब आपका अंडर 17 दिया गया। अगर किसी अंडर का स्क्वायर करते हैं तो बस अंडर हट जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो 81 -17 हो जाएगा। इसकी पावर कितना -1/3 है और -1 दिया गया है। 81 में से पहले 17 घटा लो, कितना आता है भाई आपका? 81 में से 17 घटाएंगे आपका 64 आएगा। 64 की पावर कितना -1/3 है और -1 है। 64 का मतलब क्या होता है भाई? 64 को अगर 3 देखो, पावर 1/3 है तो इसको 3 में तोड़ो तो 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर आपका 3 है और गुणे -1/3 है और -1 है। 3 से 3 कट गया, 4 की पावर देखो इसको आगे हल करते हैं, 4 की पावर -1 आ गया और -1 आ गया। और 4 किसी की पावर अगर -1 है उसको अगर प्लस करना है तो 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1 -1, 4 एक नाम 4, 1 -4 डिवाइड बाई 3, यानी कि 1 में 4 गया कितना हो जाएगा? -3/4 आ जाएगा। -3 कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो आपका बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, -3/4 वाला। इजी क्वेश्चन था, लेकिन आधे लोग को क्या है ना, बस दिमाग लगाना है कि मैं छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, हो जाएगा काम। कुछ नहीं होने वाला बच्चा, इस बार का सीन आपका अलग है। हाय सर, मैसेज आया है, कोई लड़का बता दो यूपी से, यूपीएसआई में, बैंक में हो या असिस्टेंट लोको पायलट या रेलवे में हो, इंजीनियर भी हो तो काम चलेगा मेरी कास्ट में। अच्छा जी, इनको सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। हाँ, अपनी बहन बहन के लिए शायद ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तो क्या भाई, और मुझे क्यों मैंने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है क्या भाई? है, हमने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है क्या बच्चा? ऑप्शन नंबर साथियों ए जो बी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। एक बॉक्स में 350 बल्ब हैं, यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त हैं भाई? 350 बल्ब था, समझो भैया, 350 बल्ब का 12% बल्ब फ्यूज हो गया, तो यानी कि इसका जो है बचा कितना? 88% बचा। ठीक है, 350 का कितना बचा भैया आपका? 350 का सिंपल सी बात है का 88% बचा। ठीक है, यही तो बचा ना भाई। अब इसको देखो और आसान कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 350 का 100 - 12, मतलब 100 - 12% ही तो बचा है ना। यही तो आप, मैंने क्या किया, 88 कहाँ से आया है? 100 में से 12 घटा दिया है तो आपका ये 88 आया है। सब जिसको नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना भाई? अब 350 का 88% निकाल सकते हो नहीं भैया? बताओ भाई, कैसे निकालेंगे भाई? 350 का 88%, सिंपल सी फंडा है, 350 गुणे 88 बटे कितना कर दो भैया? 100 कर दीजिए, 0 0 आपका कट जाएगा और आपका यहाँ पर 35 × 88/10 हल कर लीजिएगा, आपका लगभग लगभग आ जाएगा 308 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक काम करते भाई, क्लियर हो गया बच्चा? यस और नो? चलिए, क्लियर रहना चाहिए, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, समझ में आया भाई? एक काम करिए भैया, कहाँ चलेगा, पेन ही नहीं चल रहा मेरा। बिल्कुल सही बात है, अब ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे तो क्या, उनको क्या ही बोला जाए। पेन का हो गया भाई, पेन काहे नहीं चल रहा है? घूम जा भैया पेन, नहीं चल रहा, छोड़ो। यहाँ चलने लगा, अच्छा आप चल रहा है। देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द को उसके नीचे दिए गए विकल्पों का सही विलोम छांटो। इहलोक का विलोम बताओ क्या हो जाएगा भाई। इहलोक शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है। इहलोक शब्द, इहलोक शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा। इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया, इसका जवाब जो देने का प्रयास करिए। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करिए। तो भैया इहलोक का मतलब क्या होता है समझिए भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इहलोक, इहलोक मतलब ऐसे समझो, इहलोक यानी कि यही लोग, तो इसका हो जाएगा परलोक। इहलोक मतलब अपना लोक, यही लोग, ऐसे समझो यही लोग। इसका मतलब दो हो जाएगा परलोक, तो आपका बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। धरती का समानार्थक बताइए क्या हो जाएगा भाई। धरती का समानार्थक बताइए क्या हो सकता है। चलिए भैया, चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भैया। फटाफट जवाब जो है यहाँ पर आना शुरू हो गया और काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं भाई। धरती का समानार्थक यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका चंचला। ठीक है, चंचला होता है, ये चीज़ जो याद रखिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आपका लग जाएगा भैया। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। और आगे, एक मिनट रुकिए भैया। 175 रुपये, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा शब्द आपका जो है यहाँ पर जिस तक पहुँचाना, जैसे उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिस तक, सर जी एग्जाम की डेट बढ़ गई है क्या, कितना लेट आप लोग अपडेट रहते हो। इसलिए मैंने वीडियो बना के दे दिया था 2 दिन पहले ही, एग्जाम डेट आपका बढ़ गया है, उसके बाद अभी तक आपके उसी चक्कर में पड़े हुए भाई। चलिए भाई, जिस तक पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो अगम, अगाम्य, अधिगम्य, गम्य, अनुगम्य, तो इन सब में आपका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, अगाम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, अगाम्य हो जाएगा। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको पढ़ाया था, तो आपका इस जो ये दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। कौन सा शब्द जो आपका बहुवचन है भैया, बहुवचन बताइए कौन सा हो जाएगा। बहुवचन जो आपका कौन सा हो जाएगा भैया, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। माता, प्राण, प्राण हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, ये सारे वर्ड हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। प्राण, आंसू, दर्शन, तो ये चीज़ याद रखेंगे। भारत भारती जो है किस भाषा का लिखा गया ग्रंथ है भैया। भारत भारती किस भाषा का लिखा गया है ग्रंथ है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो भारत भाषी भारती जो है किसने लिखा है, पहली बात तो याद रखिएगा। खड़ी बोली का है, राष्ट्रकवि का है, राष्ट्रकवि महेंद्र गुप्त जी का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला साथी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसरो ने किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण किया भाई। इसरो ने, 51 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो नेत्रा, ठीक है, इस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितना यहाँ पर जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला साथी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जीटो कनेक्ट 2022 में उद्घाटन भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किस पारिभाषिक शब्द को एक नए आयाम दिया भाई। जीटो करेक्ट 2022 में, तो 53 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन अर्थ। ठीक है, बी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अर्थ। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। कौन सी राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करेगा भाई। इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार ई अधिगम योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट टैबलेट जो है आपका कंप्यूटर प्रदान करेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया भाई। पहले खेलो इंडिया, पहला जो खेलो इंडिया कॉमा लगा दो यहाँ पर, खेलो इंडिया जो नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा,
55 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई जमशेदपुर। ठीक है, टाटा जहाँ पे है जमशेदपुर, वहाँ पे जो आपका आयोजित किया गया है, तो आपका बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेफनेक्ट 2.0 को आयोजन किया भाई? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन जो आपका किया है? 56 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पे मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण जो आपका कहाँ पे किया गया है? इसकी मार क्षमता जो है कितनी है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 57 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 5000 किलोमीटर। इसकी क्षमता कितनी है भाई? 5000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण जो है किस देश ने किया भाई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? जवाब जो देते हुए चलिएगा और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, काफ़ी लोग के जवाब देखिए आ रहे हैं। 58 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया भाई? भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है किसको नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया भाई? राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की भाई? जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा जो है किस तिथि को किया गया है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई 60 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर, इसके लेखक बताइए कौन है भाई? गुप्त लेखक कौन है भाई? सीक्रेट लेखक कौन है भाई? सीक्रेट ऑथर कौन है? तो एक जो सही उत्तर आपको जाएगा हुमायूं गौहर। ठीक है, परवेज मुशर्रफ की जीवनी है इन द लाइन ऑफ फायर, इसके जो गुप्त लेखक है हुमायूं गौहर है। परवेज मुशर्रफ सभी को पता है, राष्ट्रपति रह चुके हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है भैया? जंप बॉल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। हैंडबॉल, होल्डिंग, पॉइंट, ठीक है, पाइवॉट एक होता है। ठीक है, ये फ्री थ्रोज, ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित आपका है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भैया? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति जो आपकी कौन थी? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। 63 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति जो है बेसिकली याद रखिएगा विद्या देवी भंडारी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री तुलसी गिरी थे और नेपाल की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली हैं, जिन्होंने बता दिया था जो है रामायण नेपाल का है, राम जी नेपाल में पैदा हुए थे। ठीक है, वही उप केपी शर्मा ओली हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल जो है किसके लिए जो आपके प्रसिद्ध हैं? सलीम मोइनुद्दीन अली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया, और ये कुछ अलग लिखा है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट यहाँ पर याद रखिएगा, ये वही हैं बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, पक्षी विज्ञानी के रूप में। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान, इससे जो है आपके संबंधित है। इन्हीं के ऊपर एक रोबोट 2.0 देखो इनसे थोड़ा इंस्पायर होकर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा, बर्डमैन के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ है किस प्रदेश में? मोहिनीअट्टम किस प्रदेश में हुआ है? फटाफट बताते हुए चलिएगा। चलिए
चलिए, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा केरला में। मोहिनीअट्टम मूल रूप से केरल में विकसित हुआ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, केरला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस जो आपका कब मनाते हैं भाई? कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं भैया? ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और एजुकेशन लिया था तो मुझे बीएड करना है तो टेट का पेपर दे टेट के लिए भैया आपके बीए और बीएड के सब्जेक्टों से मतलब नहीं है, बस डिग्री से मतलब है। तो टेट का सब एग्जाम तो आप कभी भी दे सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपका कक्षा 1 से लेकर नर्सरी से लेकर 5th तक पढ़ाना होता है, नर्सरी से लेकर 8 तक का पढ़ाना होता है। उसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट की मानता नहीं होती है। सब्जेक्ट तो टीजीटी में पीजीटी में मैटर करता ना भाई। कारगिल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया भैया? तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार ने बच्चा शुरू किया? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तानसेन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया। तो बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पे स्थित है भाई? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? पटियाला। ठीक है, पटियाला पंजाब में। इस बार का ही क्वेश्चन था आपका ये, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बार पेपर में आया था ना ये वाला बीएड वाले पेपर में। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? माफ कीजिएगा, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है भारतीय के राष्ट्रपति बताइए कौन थे भाई? भारत के राष्ट्रपति जो आपके कौन थे? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 69 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, नीलम संजीवा रेड्डी। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय।